ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य को सही जीवन जीने का तरीका सिखाती है। ये हमें चीजों को देखने और समझने का नया नजरिया भी देती है। किसी भी देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब उसका युवा शिक्षित हो। इसी उद्देश्य के साथ हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। सबसे पहले मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू मना रहा है अपना 36वां दीक्षांत समारोह। इग्नू ने जारी किया टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 का परिणाम। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम हुए घोषित। जानकारी देंगे इग्नू के पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ प्रोग्राम की। आपको बताएंगे इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे एमए ज्योतिष प्रोग्राम के बारे में। जानेंगे कि किस तरह आप रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको बताते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 3 अप्रैल 2023 को अपना 36वां दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे भारत सरकार के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। दीक्षांत समारोह का आयोजन इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में किया जाएगा। आप इस समारोह का सीधा प्रसारण इग्नू के टीवी चैनल ज्ञान दर्शन और रेडियो चैनल ज्ञानवाणी के माध्यम से देख और सुन सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इग्नू टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इग्नू टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 की परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एनरोलमेंट नंबर प्रयोग करना होगा। इग्नू दिसंबर टर्म एंड परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 में किया गया था। ये परीक्षा 2 दिसंबर 2022 को शुरू हुई थी और 9 जनवरी 2023 तक चली थी। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 23 मार्च 2023 को इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो उम्मीदवार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in के माध्यम से अपने परिणाम चेक कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इग्नू की बीएड प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी। परिणाम सूचना के अनुसार प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मतलब प्रवेश का प्रस्ताव नहीं है। बीएड प्रोग्राम जनवरी 2023 सत्र में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों की काउंसलिंग क्लस्टर वाइज, मेरिट वाइज और रैंक वाइज सीटों की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रीय केंद्रों पर की जाएगी। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून 2023 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में भाग लेने के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2023 है। आप बिना किसी लेट फीस के 5 अप्रैल 2023 तक अपना एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। हम आपको बता दें कि एग्जाम फीस 200 रुपए पर कोर्स है। अगर आप 5 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल तक एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रति कोर्स 500 रुपए लेट फीस का भी भुगतान करना होगा। वहीं 26 अप्रैल के बाद लेट फीस 1100 रुपए प्रति कोर्स होगी। जून टर्म एंड एग्जाम 1 जून 2023 से शुरू होकर 6 जुलाई 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। जून 2023 टर्म एंड एग्जाम से संबंधित सभी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जरूर विजिट करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ। आप ये प्रोग्राम ओपन एंड डिस्टेंस मोड से परस्यू कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष की है और इसे इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल लॉ और मैनेजमेंट के रिलेशन के बारे में बताना है। इस प्रोग्राम और इससे जुड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज से प्रोफेसर बी रूपिणी ने हमें बताया, We have some good news for all those who want to become a part of environmental programs for a better tomorrow offered by SOITS Indira Gandhi National Open University. I, Professor B. Rupini, welcome you all for postgraduate diploma in environmental management and law program. You can pursue this program from your homes or even while pursuing a job. This program promote the recognition of the relationship between environmental management and law, support collaboration and promotion of partnerships, encourage and facilitate education on environmental management and law, support environmental awareness, raising initiatives at different levels, and promote training in environmental management and law. This program comprises 10 courses and the eligibility criteria is graduation from any discipline, and also it is a 40 credit program. Duration of the program is 1 year. After successful completion of this diploma program, students find employment opportunities in various areas, and by educating the public and students about environmental law, meeting with clients with environmental issues, researching environmental legal developments and drafting documents. Cities with many environmental challenges are a hot spot for environmental law professionals. This is a vital career because it can help protect the environment legally. Best practices can be shared at local and national levels. Learners can use best practices at their homes and community and create environment conscious society. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मानविकी विद्यापीठ MA ज्योतिष प्रोग्राम ऑफर करता है। इस प्रोग्राम को मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत संकाय द्वारा तैयार किया गया है। ये एक रोजगार परक पाठ्यक्रम है जिसकी अवधि 2 वर्ष की है। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत संकाय में कार्यरत डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र ने हमें बताया, इग्नू के द्वारा पूर्व से ही MA ज्योतिष कार्यक्रम अध्ययन आरंभ किया जा चुका है। इसमें भारी मात्रा में प्रवेश हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में ज्योतिष के फलित, गणित और सिद्धांत तीनों पक्षों को पढ़ाया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति यदि भारत की ज्योतिष विद्या से परिचित होना चाहता है तो उसे ज्योतिष के गणित का, ज्योतिष के फलित का और ज्योतिष के सिद्धांत का ठीक ठीक ज्ञान भी हो सके और वह इससे परिचित होकर के पूरा ज्ञान संपन्न होकर के इस ज्योतिष का उपयोग कर सके। इस कार्यक्रम में जो प्रवेश प्राप्त करने की योग्यता है वह किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, विज्ञान के हो, आर्ट्स के हो, कृषि के हो, किसी भी क्षेत्र के स्नातक होंगे, आपका प्रवेश इस कार्यक्रम में मान्य होगा।
तो आइए इसकी संभावनाओं पर भी विचार करते हुए तब प्रवेश प्राप्त कीजिए। देखिए, ज्योतिष विद्या भी भारत में आजकल व्यावसायिक विद्या बन चुकी है, किंतु उसके पूर्व भारत के विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में और यूजीसी में भी इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। यूजीसी नेट में भी ज्योतिष विषय है। आप यहाँ से परास्नातक करें, नेट क्वालिफाई करें और ज्योतिष के अध्यापक बने। तमाम उन विश्वविद्यालयों में ज्योतिष के प्रोफेसर आप बन सकते हैं। वही डिग्री यहाँ से भी आपको प्राप्त हो सकती है जो आपको अन्य विश्वविद्यालयों से ज्योतिष में आचार्य अथवा एमए की डिग्री प्राप्त होती है। आप ज्योतिष से एमए करेंगे तो अध्यापक बनने के साथ साथ आपको एक ज्योतिषाचार्य के रूप में भी समाज को दिशा देने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी और आप व्यवसाय के क्षेत्र में भी इसका उपयोग करने में सफल हो सकेंगे। शहीद हेमू कालाणी जन्म शताब्दी के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ यानी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत सिंधी पीठ ने एक ऑनलाइन पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। इस परिचर्चा का आयोजन 23 मार्च 2023 को किया गया था। इस पैनल परिचर्चा में सिंधी अकादमी दिल्ली के सचिव डॉक्टर रमेश एस लाल, आदिपुर गुजरात से एसोसिएट प्रोफेसर सुश्री विमी सदारंगानी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से डॉक्टर चंद्र प्रकाश डडलानी ने भाग लिया। इग्नू की ओर से इग्नू की सम कुलपति प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चित्रेश सोनी भी इस परिचर्चा का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS ने शैक्षणिक वर्ष के लिए 2023-24 के लिए कक्षा पहली में प्रवेश के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 27 मार्च 2023 से शुरू हो चुकी है। KVS पहली कक्षा में प्रवेश के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल 2023 है। हम आपको बता दें कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा सकेंगे। KVS कक्षा पहली के लिए पात्र होने के लिए ऊपरी आयु सीमा 6 वर्ष की रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का और आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आज जिस तेजी से दुनिया में विकास हो रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से एनर्जी की मांग बढ़ रही है। किसी भी इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले वहाँ की ऊर्जा की संभावनाओं की पड़ताल जरूरी होती है। जरूरतों के साथ ही अब पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भी देखा जाने लगा है। तमाम पावर प्रोजेक्ट्स यानी पर्यावरण संबंधी विषयों के साथ ही हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहीं इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस्ड रहना अब हमारी जरूरत बन गई है। इस क्षेत्र में भारत ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रखी हैं। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। बायोफ्यूल की लगातार कम होती जा रही मात्रा और देश में एनर्जी की मांग को देखते हुए एनर्जी प्रोडक्शन और उसका प्रबंधन पहली प्राथमिकता बन चुका है। सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियां भी अब इस ओर विशेष जोर दे रही है। यही कारण है कि रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट के कोर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। समय के साथ साथ ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों यानी वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण के मुद्दों को देखते हुए भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रखी हैं, क्योंकि सरकार का इरादा अगले साल तक 55,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का है।
कॉर्पोरेट कंपनीज भी इस क्षेत्र में अब निवेश कर रही हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट। मौजूदा प्रौद्योगिकी के अलावा नई तकनीक को अपनाकर रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बिजली की मांग के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति व प्रदूषण में कमी के साथ साथ हजारों करोड़ रुपए की बचत भी की जा सके। इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर बल दिया है। आप इस क्षेत्र में कई कोर्सेज कर सकते हैं। आप पीजी, बैचलर और मास्टर लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं। कई बिजनेस संस्थानों में एनर्जी मैनेजमेंट या पावर मैनेजमेंट जैसे एमबीए कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। इन्हें आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है। आप इस क्षेत्र में एमएससी इन रिन्यूएबल एनर्जी, एमटेक इन एनर्जी स्टडीज, एमटेक इन एनर्जी मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन एनर्जी मैनेजमेंट, एमफिल इन एनर्जी जैसे जरूरी कोर्सेज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उन कुछ आवश्यक स्किल्स की जिनका आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना पाएंगे। ये स्किल्स हैं लॉजिकल व एनालिटिकल स्किल्स, कठिन परिश्रम से ना भागना, मेहनती व अनुशासन में रहना, नई चीजें सीखने के लिए तत्पर रहना और कठिन परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता रखना। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से संबंधित सरकारी व निजी उद्योगों में अपने करियर बना सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि देश में ऐसे कौन से प्रमुख संस्थान हैं जहां से आप रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लखनऊ, टेरी यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे पुणे, आईआईटी दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली प्रमुख हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब बात करते हैं रोजगार की। जी हाँ, समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत REC लिमिटेड में जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन सभी पदों के लिए 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.recindia.nic.in पर। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, सीनियर कंट्रोलर, डेप्यूटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों के लिए अब 17 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.bmrc.co.in पर। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली में आप जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए 17 अप्रैल 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nwda.gov.in पर। द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER अहमदाबाद में साइंटिफिक असिस्टेंट के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.iterindia.in पर। आप इन सभी पदों के लिए 18 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। गेल गैस लिमिटेड में सीनियर एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के विभिन्न पदों के लिए आप 10 अप्रैल 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.gailgas.com पर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में चीफ फायर ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर
और सब ऑफिसर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.nfc.gov.in पर। हम आपको बता दें कि आप इन सभी पदों के लिए 10 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और ये जानने का कि किस वजह से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। 27 मार्च 1668 को इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। 28 मार्च 1965 को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेत अमेरिकियों के लिए अलाबामा की राजधानी मॉन्टगमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला था। उस समय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अश्वेत अमेरिकियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में ये पहला विद्रोह था जिसे सैनिक विद्रोह कहा गया था। 29 मार्च 1913 को हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद का जन्म हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी और जयपुर को उसकी राजधानी बनाया गया था। और 30 मार्च 1992 को सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 31 मार्च 1774 को भारत में डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला था। 31 मार्च 1964 को बॉम्बे में आखिरी बार इलेक्ट्रिक ट्रैम चली थी। 1 अप्रैल 1582 को फूल्स डे की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। इस दिन पोप चार्ल्स नवम ने पुराने कैलेंडर की जगह नया रोमन कैलेंडर शुरू किया था। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया था। इसके लिए अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कानून बनाया था। और 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स और उनके साथियों ने मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। 2007 में इस कंपनी का नाम बदलकर एप्पल इंक कर दिया गया था। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की। जी हाँ, आंखों की रोशनी के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 1 से 7 अप्रैल को ब्लाइंडनेस वीक के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान आंखों की देखभाल और आंखों से जुड़ी बीमारियों से बचाव पर जोर दिया जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आंखों का अच्छे से ख्याल रखा जाए और नियमित जांच करवाई जाए तो बुढ़ापे में भी आंखों की रोशनी बरकरार रह सकती है। अगर इंसान का खान पान सही रहे तो किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। पौष्टिक और संतुलित आहार के माध्यम से इंसान स्वस्थ रहते हुए लंबे जीवन का सफर तय कर सकता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडे, घी, नट्स, दाल, बीन्स, संतरे और अन्य खट्टे फलों को शामिल करना चाहिए। आपको अपनी आंखों को यूवी किरणों से भी बचाना चाहिए। तेज धूप में बाहर निकलते वक्त आंखों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना चाहिए। इन किरणों से बचाने के लिए खासकर गर्मी के मौसम में आपको यूवी प्रोटेक्टर चश्मे का उपयोग करना चाहिए। लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से भी आंखों की रोशनी कम हो सकती है।
बहुत देर तक कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन देखने के कारण आपकी नजर धुंधली हो जाती है। इसके अलावा सिर दर्द और कंधे में दर्द जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आपको लैपटॉप पर ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है तो आपको एंटी ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। हर 2 घंटे के बाद आपको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक भी लेना चाहिए। नियमित रूप से आँखों की जांच आँखों की सुरक्षा के लिए आपको करवानी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपनी आँखों की रोशनी का भी पता चलेगा और आने वाली समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। श्रोताओं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को आँखों के स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराना है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के दौरान जगह जगह सरकार द्वारा डिफरेंट प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लोगों को आँखों से जुड़ी परेशानियों और उनकी चिकित्सा के बारे में बताया जाता है। कई सेमिनार्स भी आयोजित किए जाते हैं और चिकित्सा मुफ्त में भी दी जाती है। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप भी प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक जरूर मनाएं। आप भी इन सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं और आँखों के स्वास्थ्य के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों मनाया जाता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया परवेश कुमारी ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।